हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं इसी चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी। तो अभी आज जो मैं कराने जा रही हूँ आपको वो कराने जा रही हूँ सिलेबस। किसका सिलेबस? यूपीएससी का सिलेबस। हाँ, तो यूपीएससी का सिलेबस पहले मैं आपको कराऊंगी प्रीलिम्स का और क्या कहते हैं मेंस का है। और उसके बाद में कराऊंगी वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी का, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ इस चैनल के ऊपर है। और ये करंट पढ़ाती हूँ, वीकली करंट अफेयर हम। तो फिलहाल मैं कराने जा रही हूँ सिलेबस यूपीएससी का है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज दे दूँ यूपीएससी का, कि यूपीएससी के एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज होती हैं और सेम है, यही पीसीएस में होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटा बेसिक्स बता दूँ। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन के अंदर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है और दूसरा जो पेपर है वो होता है सीसेट का, जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग आती है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें थर्ड जो जीएस इसका क्या कहते हैं सीसेट का पेपर है, उसको में 33% आपको लाने होते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स उसमें आपको लाने हैं, पास होना है। और जब आप सीसेट क्लियर कर लोगे उसके बाद ही आपका जो जीएस का पेपर है वो चेक होगा। अगर आपने सीसेट क्लियर नहीं किया तो जीएस का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो इसके अंदर और जीएस का जो पेपर है उसके अंदर आपको क्या कहते हैं मेरिट रहेगी। जितनी मेरिट जाएगी उस हिसाब से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका क्लियर होगा, और अगर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आपका क्लियर नहीं होगा है। उसकी मेरिट बनती है कि अगर मान लो 1000 वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल 1000 वैकेंसी है और 1000 वैकेंसियों के अंदर अगर उनको क्या कहते हैं 15,000 या 14,000 को पास करना है, तो 15,000 14,000 तक जितनी मेरिट बनेगी उतने लोगों को वो ले लेंगे, बाकी को निकाल देंगे हैं। और इसकी इसी प्रीलिम्स की मेरिट के ऊपर आपको आगे जाके वो रैंक या फिर पास नहीं होगी। ये सिर्फ ओनली पास करने के लिए, इसकी मेरिट नहीं बनेगी इंटरव्यू के बाद में। ये सिर्फ आपको पास करना है ताकि आप मेंस दे सको, बस। इस प्रीलिम्स का इतना ही रोल होता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हो, आप मेंस पेपर दोगे। और मेंस और इंटरव्यू जो होगा उसके बेस के ऊपर फिर आगे जाके मेरिट बनती है और उसके आधार पर आपको रैंक मिलती है। तो प्रीलिम्स का रोल सिर्फ इतना होता है कि आप को उनको जो मतलब ये चीज़ देखनी होती है कि कौन-कौन स्टूडेंट जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, उसमें से कौन-कौन स्टूडेंट मेंस के जाने लायक है या मेंस देने लायक है। तो वो उस हिसाब से मेरिट निर्धारित करते हैं कि इतने स्टूडेंट पे इतने स्टूडेंट्स को हमें मेंस के अंदर बिठाना। फिर मेंस का जो होगा उसके अंदर कि मान लो 14 या 15,000 ने दिया, फॉर एग्जांपल 14-15,000 ने दिया और उनको मेंस के अंदर सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स को ही लेना है। तो वो फिर जितनी मेरिट 3,000 स्टूडेंट्स तक बनेगी उतनी मेरिट निकाल के 3,000 स्टूडेंट्स को ले लेंगे और उन 3,000 में से वो 3,000 फिर इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के अंदर उनको अगर 1000 वैकेंसी है तो हज़ारों लोगों को वो रखेंगे और बाकी जो 2,000 उनको निकाल देंगे। इस तरीके से इसका प्रोसेस है यूपीएससी का। तो मैंने आपको प्रीलिम्स का बताया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम जाते हैं मेंस के अंदर। तो प्रीलिम्स में अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपका मेंस होगा। मेंस के अंदर होते हैं 9 पेपर है। 9 पेपर के अंदर के कौन-कौन से 9 पेपर होते हैं? उसके अंदर 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। हिंदी एक लैंग्वेज तो इंग्लिश है जो करनी ही पड़ेगी आपको, मतलब पास लैंग्वेज में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो इंग्लिश तो है ही, और बाकी जो दूसरी लैंग्वेज है वो आपको जो 22 संविधान में 22 लैंग्वेज दी हुई है, उन 22 लैंग्वेज के अंदर आपको जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। और जिनको उत्तर भारत में तो ऑलमोस्ट सब हिंदी ही चूज़ करते हैं। तो 2 पेपर इसके होते हैं। एक होता है निबंध का, हाँ। तो निबंध का क्या है कि जो अपने जीएस के पेपर होते हैं ना, उन जीएस के पेपर में से भी ही किसी भी टॉपिक को आपको दे दिया जाता है। उन टॉपिक में से जैसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है कि ऊपर जो है ए जो पार्ट है उस 4 निबंध दिए हों, 4 निबंधों में आपको 1 करना है। फिर जो बी पार्ट है उसमें 4 निबंध दिए हुए हैं, उनमें से आपको 1 निबंध करना है। इस तरीके से दिए हुए होते हैं। 2 पार्ट में बाँट के जीएस के पेपर को, और उनमें से आपको निबंध करने होते हैं। तो जो निबंध का जो वो होता है ना, सब्जेक्ट होता है, मतलब टॉपिक होता है, वो ऑलमोस्ट जीएस के जो पेपर होते हैं अपने उन्हीं में से किसी एक में दिया हुआ होता है। तो आपको मतलब नॉलेज देखा जाता है कि आप कितना डीपली नॉलेज है उसके जो टॉपिक उन्होंने दिया है निबंध लिखने के लिए, उसके अंदर हमें कितना नॉलेज है। नॉलेज बेस देखा जाता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 5th या 6th स्टूडेंट के जैसे लिख के आ जाओ कि आपको गाय के ऊपर निबंध लिखना तो उसके लिख दो 4 हाथ हैं, क्या 4 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। इस तरीके का नहीं लिखना होता, नॉलेज बेस्ड निबंध लिखना होता है आपको। उसमें आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है। तो कितने हो गए? 9 मैंने बोला था मेंस में 9 पेपर होते हैं, तो 4 हो गए जीएस के हैं, 2 हो गए लैंग्वेज है, और क्या कहते हैं वो 1 हो गया निबंध। कितने हो गए? 5, 6, 7। अब और 2 बच गए। कौन से? 2 बच गए जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, जो कि मैं आपको इसी चैनल के ऊपर ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ ना, ऑप्शनल ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगी मैं। मतलब ज्योग्राफी तो पूरी पढ़ा सकती हूँ मैं, पीसीएस का भी पूरा है, और क्या कहते हैं वो
ऑप्शनल ज्योग्राफी भी पूरी, मतलब ज्योग्राफी ऑल ओवर पूरी पढ़ा दूंगी मैं इसी चैनल के ऊपर, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे पीसीएस किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी हो, चाहे ऑप्शनल ज्योग्राफी हो यूपीएससी के लिए, वो सारा मैं इस चैनल पे आपको करा रही हूँ। है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल जो होता है, कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लो चाहे यूपीएससी में, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर होता है, एक ऑप्शनल का सेकंड पेपर होता है। तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट लो, जरूरी नहीं है, जो मैं तो ज्योग्राफी चैनल पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट कोई अनदर सब्जेक्ट लेना चाहता है ना, उसके भी 2 पेपर होते थे, ऐसे करके हो जाते हैं टोटल 9 पेपर। और 9 पेपर के अंदर एक पेपर होता है 250 मार्क्स का। तो आप अब लगा लो कि 250 मार्क्स के हिसाब से आप जोड़ लोगे कितने टोटल होते हैं, उस हिसाब से मेरिट रहती है कि 250 मार्क्स का अगर एक पेपर होता है तो टोटल कितने का बनता है। और हिंदी और लैंग्वेज जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स की होती है। उसका इतना असर नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। तो ये प्रोसेस इसकी होती है मेंस की। और कुछ लोगों का क्या वहम हो रखा है कि इंग्लिश मीडियम जिसका होगा उसी का वही यूपीएससी क्लियर कर पाता है। तो बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इंग्लिश मीडियम आपका है तो ही आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की परिभाषा सिर्फ इतनी होती है कि लैंग्वेज में कोई भी पर्सन खुद को एक्सप्रेस कर सके, मतलब खुद को अपनी जो बात है वो सामने वाले के सामने रख सके और वो उस चीजों को सामने वाला समझ सके। बस लैंग्वेज इतनी ही चीज होती है, इसमें ना तो इंग्लिश हिंदी कोई मैटर नहीं रखता है। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, अगर आपके अंदर नॉलेज है और आप उसको पेपर में लिख के आ रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश या कोई अनदर लैंग्वेज इसमें मैटर नहीं रखती है। ये फालतू का वहम पाल रखा है स्टूडेंट्स ने कि इंग्लिश वालों का सिलेक्शन होता है, हिंदी वालों का नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट अब तो प्रेजेंट टाइम में तो जो जेन जी जनरेशन है उनको सबको इंग्लिश आती ही है, तो ये मैटर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला और हिंदी लैंग्वेज वाला। तो मैंने क्या बताया आपको, मेंस तक का बता दिया। उसके बाद होता है इंटरव्यू। हाँ, तो इंटरव्यू भी वही नॉलेज चेक किया जाता है आपका कि आपने आपका नॉलेज प्रीलिम्स में चेक हो गया, मेंस में हो गया, जो बच्चा कचा थोड़ा बहुत तो मेंस में इंटरव्यू के अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाता है। ज्यादा करके इंटरव्यू में जाता देखा जाता है कॉन्फिडेंस लेवल है कि अब जैसे आप किसी को कोई बात बोल रहे हो, जैसे मैं अभी आपके सामने कैमरे के सामने बोल रही हूँ, है तो आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, मेरा फेस एक्सप्रेशन दिख रहा है, मैं जो बोल रही हूँ मुंह से एक एक शब्द, वो शब्द आप अच्छे से सुन पा रहे हो, तो आपको मेरे कॉन्फिडेंस लेवल का जो अंदाजा लग जाता है कि हाँ इस मैडम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो वही आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि मेंबर 4-5 मेंबर बैठे हुए हैं, वो किसी एक कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, तो उसमें नॉलेज तो ऑलरेडी 2 बार चेक कर चुके हैं, तीसरी बार चेक हो रहा होता नॉलेज भी चेक है, ऐसी बात नहीं होता है। लेकिन वो जो नॉलेज है वो आप एक तो पेपर में लिखना, मतलब कोई आपने सामने नहीं बैठा, आपने पेपर में लिख दिया है, लेकिन सामने अगर कोई 5 आदमी बैठे हैं उनके सामने आप कैसा बोलते हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख पाते हो, वो चीज एक मैटर रखती है। क्यों? क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो। कल को आपको खड़ा होकर हजार लाख लोगों के बीच में बोलना होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मिलना होता है, तो आपको इतना, मतलब आपकी फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला से आप आराम से बात कर सको। ऐसे नहीं कि शिवरिंग शुरू हो गई, हाथ पांव अपने लग गए हैं, या फिर बोला ही नहीं जा रहा है, या फिर बोल रहे कुछ है निकल रहा कुछ, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में और फेस एक्सप्रेशन में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका जो एक एक शब्द है वो आपके माइंड को पता होना चाहिए, आपकी जो माइंड का जो प्रेजेंस है उसको पता होना चाहिए कि मैं ये शब्द बोल रही हूँ, बहुत सोच समझ के तोल के बोल रही हूँ एक एक शब्द को, है, और उसका जो मैं शब्द जो मुंह से निकाल रही हूँ वो वही सेम एक्सप्रेशन मेरी बॉडी और मेरा फेस दे रहे हैं। तो वो ये चीज इंटरव्यू के अंदर देखी जाती है। बाकी अगर आपको इंटरव्यू में नहीं भी आता है ना कुछ, जैसे आपसे 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे और उन 10 क्वेश्चंस में आपने ये बोल दिया कि ठीक है मुझे 5 आते, 5 नहीं आता, 5 पे आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन जो बोर्ड बैठा हुआ है इंटरव्यू बोर्ड, उनको ये पता लग गया है कि हाँ इन्होंने 10 में से 5 क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन उन्होंने बाकी सारी चीजें आपकी देख ली कि आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, फेस एक्सप्रेशन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, और जो भी आपने 5 क्वेश्चन के आंसर दिए ना उसमें आपने अच्छी लैंग्वेज की, अच्छी वर्डिंग यूज की है, बस उनको ये चीज नजर आ गई, वो आपको क्लियर कर देंगे। कोई इतना ज्यादा, अगर मेरिट जाती है ना आईएएस की, यूपीएससी की सॉरी, तो वो जाती है मेंस के लेवल के ऊपर। इंटरव्यू में कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 1 2 4 5 नंबर का। बाकी अगर आपका मेंस अच्छा हो गया ना तो आप इंटरव्यू आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि इतना तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, बाकी इतना तो बोल लेते हैं, और नहीं बोलते तो प्रैक्टिस करा देते हैं, सीख जाता है इतना तो इंसान। और बाकी उसमें अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो आईएएस की या यूपीएससी की है और वहां पे आपको 100% ही ट्रेनिंग करते समय ही करा के भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जो कमियां आपके अंदर हैं वो ट्रेनिंग के अंदर फुलफिल कर दी जाती हैं, वहां पे आपको सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। जब तक आपको ट्रेनिंग के बाद, जब आपको क्या कहते हैं वो जिला अलॉट होता है या फिर आपको एक पोस्टिंग मिलती है, तब तक सारी चीजें इंटरव्यू में भी, उसमें सॉरी ट्रेनिंग में सिखा दी जाती है। मतलब एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की जो आपकी क्या कहते हैं वो है
सफ़र है वो शुरू हो जाता है जब आप तैयारी करनी शुरू करते हो, तभी से आपका सारा शुरू हो जाता है। आप दिन प्रतिदिन अपने आप में चेंजेस देखते हो, जब आप तैयारी कर रहे हो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, उसमें भी देखते हो। उसके बाद में जैसे प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू देते हो, उसमें भी देखते हो। इंटरव्यू में भी आपको जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं, जो बोर्ड बैठता है आपका, जो प्रैक्टिस कराते हैं इंटरव्यू की, वो सिखाता है। फिर जैसे आप इंटरव्यू देते हो, आगे जाके ट्रेनिंग करते हो, उसमें भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। मतलब जब तक आपको एक पोस्टिंग मिलती है, तब तक एक पक्का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। उसके बाद में भी आप जो कुछ कमियाँ रह जाती हैं वो प्रोबेशन पीरियड में सीनियर से सीख लेते हो। तो ऐसा नहीं है, जो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो ना उस पोस्ट लायक आपको पूरा बना दिया जाता है। लेकिन वो तब होता है जब आप में वो चीज़ें सीखने की ललक हो, वो चीज़ आप सीखना, उन चीज़ों को आप अपना रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो मुझे इस फ़ील्ड जैसा बनना ज़रूरी है, नहीं तो मैं वहाँ नहीं टिक पाऊँगा, हैं, और नया मेरा वहाँ सिलेक्शन होगा। तो आपकी मेंटालिटी जो है वो वैसी एक प्रशासनिक अधिकारी जैसी होनी ज़रूरी होती है कि हाँ, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी, तो मेरी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, मुझे इस तरीके से सोचना चाहिए, मुझे पूरा एक जिला सँभालना है, या क्या कहते हैं, हुँ, तो मुझे इतने-इतने लोगों के बीच में बात करनी है, तो मुझे वो चीज़ सारी आनी चाहिए कि मेरा एक-एक शब्द तोल के बोलना, किसी को मेरी कोई बात ऐसा नहीं हो कि बोलना कुछ था और निकल गया कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतनी जो स्टेज आप क्रॉस करते हो ना, मतलब जहाँ से तैयारी शुरू करते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करते हो, वहाँ से लेकर के, और आप जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है आपका, वहाँ तक आपको एक पूरा प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको किसी भी पॉलिटिशियन से बात करनी है, किसी अनदर क्या कहते हैं, कंट्रीज़ में जाना है, या मान लो आपका आईएफएस में हो गया, तो वहाँ जाना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया जाता है कि आप आराम से बात कर सकते हो किसी अनदर कंट्री के पर्सन से, पॉलिटिशियन से भी, अपने पॉलिटिशियन से भी, और कहीं पे भी डेलीगेशन वगैरह में कहीं पे भी जाना है, आप आराम से परफेक्ट हो चुके होते हो। तो ये जो आपका सफ़र है ये शुरू हो जाता है तैयारी से ही, हैं। मतलब जब आप कोचिंग के लिए आ जाते हो वहीं से शुरू हो जाता है आपका ये सफ़र। हाँ, तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपन, हाँ? ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स का, यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस। तो मैंने आपको अभी प्रोसेस समझा दी, पेपर की क्या है, और ये सिलेबस मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस तो मैं आपको प्रीलिम्स का भी कंप्लीट करा रही हूँ और मेंस का भी कंप्लीट करा रही हूँ। लेकिन मैं पढ़ाऊँगी इस चैनल के ऊपर आपको ओनली प्रीलिम्स की ही ज्योग्राफी, और मेंस की ही ज्योग्राफी, और ऑप्शनल ही ज्योग्राफी। मतलब पढ़ाऊँगी मैं इसमें आपको इस चैनल के ऊपर सिर्फ ज्योग्राफी। सिलेबस तो मैं आपको पूरा समझा दूँगी, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर, कि सिलेबस ज्योग्राफी का भी समझाऊँगी और अनदर सब्जेक्ट्स का भी कंप्लीट समझा दूँगी, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो ये है पेपर फर्स्ट, जनरल साइंस। मैंने आपको अभी बताया जनरल स्टडीज़, साइंस नहीं, जनरल स्टडीज़। मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 पेपर होते हैं इसके अंदर प्रीलिम्स में, हाँ? यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। तो वही है जो भी मैंने अभी जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई है, उसके अंदर सिलेबस क्या है? देखो ऐसा है स्टूडेंट्स, सिलेबस है ना, देखो क्लास मेरा फोकस होके बैठना है। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो ना, हाँ, चाहे वो कोई क्लास हो, मैं नहीं बोलती कि मेरी ही क्लास हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी काम हो आपकी लाइफ का, जो काम आप करने जा रहे हो ना, वहाँ पे मेंटली और फिजिकली वहीं पे आपको रहना है। अटेंशन पूरा होना चाहिए, आपको फोकस्ड पूरा रहना चाहिए। अदरवाइज आपका ध्यान कहीं और होगा, आपका शरीर कहीं और होगा ना, तो वो आप कर रहे हो टाइम वेस्ट है, उसका कोई सारांश नहीं है। मेरे कहने का सारांश ये है कि जिस चीज में भी आप टाइम दे रहे हो अपना, हाँ, एनर्जी दे रहे हो, तो वहाँ फुल फोकस करके मेहनत के साथ वो काम करो ताकि उसका आउटकम आए। तो मैं अभी इधर बता रही थी कि पेपर, हाँ, तो जो पहला पेपर है सिलेबस करा रही हूँ, सिलेबस कराने का मतलब क्या होता है? चलिए देखो, ऐसे अगर आप पढ़ने लग गए ना तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। बच्चा पैदा होता तब से लेके मरते दम तक पढ़ मरते टाइम तक अगर वो बुढ़ापे में भी पढ़ता जाए ना तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, इंसान कितना भी पढ़ सकता है। लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना में हमारा पेपर क्लियर हो जाए, और हमें उसी डायरेक्शन में जाना है जो हमारा रास्ता है, कि हमारी मंजिल अगर उधर है ना तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना है। तो उसी डायरेक्शन में पहुँचाने का काम कौन करता है? सिलेबस करता है, कि अगर मान लो मेरी मंजिल वहाँ है, तो मुझे यहाँ से उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते से जाना है मैं उसी रास्ते से वहाँ तक पहुँचूँगी। अगर मुझे जाना वहाँ है और मैंने अगर इधर की साइड मुँह करके चलने लग जाऊँगी तो मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगी, हैं? इसलिए सिलेबस वही काम करता है कि हमें जहाँ मंजिल है वो मन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमें हमारी मंजिल तक पहुँचना है, तो वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता का काम करता है सिलेबस। अदरवाइज़ हम जाना कहीं पे भी है, किधर भी मुँह करके चल दिए तो घूमते रहो, हैं? तो वो काम हो जाता है। तो सिलेबस का काम ये है कि हम पर्टिकुलर उतना ही पढ़ना है जितना हमारा जिस मंजिल तक हमें पहुँचना। अगर हम सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारा पेपर क्लियर हो जाए, है, तो उस पेपर को क्लियर करने के लिए और उतना ही हमें चाहिए, वो काम कौन करता है? सिलेबस करता है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अदरवाइज जो जब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी के अंदर अगर आप चाहो तो पीएचडी कर लो,
सेम ये एक एक दो टॉपिक दिया हुआ होता है ना, अगर चाहो तो इस एक टॉपिक के ऊपर भी आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन वो हमारा वो नहीं है, वो पीएचडी करने वालों का काम है। हम सिविल सर्विस के सर्वेंट हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारा पेपर में आएगा और जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हमें पीएचडी नहीं करनी, अदरवाइज चाहो तो एक सब्जेक्ट के पीएचडी कर सकते हो, लेकिन वो जिसको इंटरेस्ट है वो करे पीएचडी। हम सिविल सर्विस के सर्वेंट हैं, हमें उतना ही करना है। तो सिलेबस का काम होता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है, कि आपको सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं और इतने इतने पढ़ने हैं, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। वो मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो है सिलेबस। ओके, समझ आया? अब इधर आ जाइए। राष्ट्रीय जो जीएस प्रीलिम्स का, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर, उसमें मोटे मोटे क्वेश्चंस मतलब मोटे मोटे टॉपिक्स दे रखे हैं। हाँ, तो उसके में हमें क्या करना होगा कि अगर मोटे मोटे टॉपिक्स दे रखे हैं ना, तो उनको बारीकी से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे। देखो बेटा, अगर आप ये चाहते हो कि आपका पेपर इजीली क्रैक हो जाए यूपीएससी में, तो पहले तो आप देखो, सबसे पहले देखना होगा आपको सिलेबस। सिलेबस के बिना आपको ये नहीं पता लगेगा क्या पढ़ना है। उसके बाद में आपको देखना होगा कंटेंट। उसके बाद में आपको देखने होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, कि अब तक मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं, वो आपको पता लग जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कोर टॉपिक जो है ना, वो कौन से हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करोगे और स्मार्ट स्टडी करके उन पे फोकस करोगे और उनमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रीवियस 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी आपको देखने होंगे। अदरवाइज तो ये पूरा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको जो अदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपकी मदद करेंगे इस चीज में, कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं और हर बार पढ़ते हैं, ये कोर टॉपिक्स हैं। तो वो आपकी इसमें मदद करते हैं कि पूरा, फॉर एग्जाम्पल पूरा भूगोल लिख दिया, तो पूरा भूगोल के अंदर भी टॉपिक्स होंगे ना, कि भूगोल के अंदर ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं। पूरे भूगोल में अगर 10 टॉपिक्स दिए तो आप उन 10 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे, बाकी टॉपिक को तो सेकेंडरी रखोगे फिर आप। है तो वो काम कौन करता है कि कोर जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, वो काम करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने भी आपको जरूरी है। चलो ठीक है, अभी अपन इधर आते हैं। सब सिलेबस, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल की समसामयिक, यानी करंट जो चल रहा है। करंट आपको कितना पढ़ना होता है, साल भर का करंट पढ़ लोगे ना आप। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की जो घटनाएं चल रही हैं, साल भर की पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी है। और इसका फॉर्मूला क्या है यूपीएससी का, है ट्रेडिशनल प्लस करंट इज इक्वल टू यूपीएससी। मतलब ट्रेडिशनल को है और करंट को मिक्स करके लिखना होता है। तो यूपीएससी आप आराम से क्लियर कर जाओगे, बस इतना ही फॉर्मूला है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये समसामयिक की जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय है, वो इसमें आपकी जो जीके होगा साल भर का, उसके अंदर करंट क्लियर हो जाएगा। और ट्रेडिशनल मतलब आपको पढ़ाए रहे होंगे सभी सब्जेक्ट के अंदर है। तो वो ट्रेडिशनल का मतलब ये भारतीय इतिहास, आपको भारतीय इतिहास पूरा पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय इतिहास के साथ जो प्रेजेंट टाइम में इतिहास से रिलेटेड कौन सी घटनाएं घट रही हैं करंट में, जो आपने एक साल भर के पढ़ा, उसको इतिहास के साथ कनेक्ट कर देने। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, भूगोल है। भूगोल के अंदर एक आएगा भूकंप, है आपदाएं और आपदाओं का मैनेजमेंट, ये एक टॉपिक आएगा। है तो इस टॉपिक के अंदर आप ट्रेडिशनल आपने पढ़ लिया पहले का, है और आपको करंट, अभी प्रेजेंट टाइम में करंट के साथ उसको कनेक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, अभी बाढ़ आ रखी है आसाम के अंदर, तो बाढ़ भी क्या है, एक आपदा ही है। तो आप जो प्रेजेंट टाइम में आसाम में बाढ़ आ रखी है, उसका जो कंटेंट है उसको, और जो ट्रेडिशनल आपदा प्रबंधन है, उनको दोनों को मिक्स करके अगर आप लिखोगे तो ये बन गया यूपीएससी। बस यही है यूपीएससी, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। है तो ठीक है, इधर आइए। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब भारत का इतिहास मतलब पूरा इतिहास हो गया है, एंसेंट, मिडवाइवल और मॉडर्न, तीनों इतिहास हो गए इसके अंदर। तो इसमें आपको तीनों इतिहास पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक तो दे नहीं रखा भाई, तीनों इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक है, पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है 1857 से जो आंदोलन हुए, मतलब जो भी आंदोलन हुए 1857 के, तो सारे लिखने हैं। भारत और विश्व का भूगोल, मतलब भारत का जितना भूगोल है पूरा भूगोल, विश्व का जितना भूगोल है भूगोल। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मतलब 3 भूगोल, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, तीनों भूगोल आपको पढ़ने। टॉपिक नहीं दे रखे हैं इसके अंदर, देखो पूरा ही लिख दिया, इसमें सब कुछ आ गया। भौतिक में भी पूरा भूगोल हो गया भारत का और विश्व का, और सामाजिक में पूरा सामाजिक का भूगोल भारत का और विश्व का, और आर्थिक का भी पूरा भूगोल है। इसमें टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं। तो हम टॉपिक्स का पता कहां से लगाएंगे, टॉपिक्स का पता हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहां से पता लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भारतीय राजनीति और शासन, यानी पॉलिटी है। तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि हैं। मतलब संविधान,
संविधान बोलो तो पूरा संविधान आ गया है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे, अब मतलब हम राजनीतिक व्यवस्था को कैसे चलाते हैं। पंचायती राज में कंप्लीट पंचायती राज आ गया। सार्वजनिक नीति जो प्रेजेंट टाइम की है और पास्ट की नीतियां हैं। अधिकार मुद्दे आदि, अधिकारों से रिलेटेड जो मुद्दे भी चल रहे हैं वो सभी हैं। तो इसमें भी अपन को यही करना पड़ेगा सेम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कोर जो टॉपिक्स है ना जिन पे अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे हम हर सब्जेक्ट में है। आर्थिक और सामाजिक विज्ञान, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। फिर आता पर्यावरण और परिस्थितिकी है। तो इसके अंदर है जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषय विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। मतलब कॉमन नॉलेज होगा ना जैव विविधता में, पर्यावरण परिस्थितिकी में, वो भी चलेगा। कोई विषय विशेषज्ञ यानी किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है उसके अंदर, किसी पीएचडी धारक की जरूरत नहीं है, कॉमन नॉलेज होना चाहिए। और सामान्य विज्ञान, अब इन्होंने क्या लिख दिया, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सारा आ गया, सारा आ गया। सामान्य विज्ञान में कुछ नहीं छोड़ते, बस दो शब्द लिख दिए हैं। तो आपको 6 से लेकर 12 तक की जो साइंस है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसमें छह क्या कहते हैं क्लासेस की जो साइंस है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट है पेपर 2 से 60। तो दूसरा ये जो आपको मैंने बताया पहले, ये जो है ये है जीएस का पेपर, जो पहला पेपर होगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, दो, एक तो सुबह होता है और एक लंच के बाद इवनिंग शिफ्ट के अंदर होता है। दोनों एक दिन के अंदर ही होते हैं। तो आपको मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरे 2 पेपर है, दोनों मुझे करके आने हैं और मेंटली और फिजिकली खुद को सेटल रखना है। तो हाँ, ये हो गया जीएस। उसके बाद में अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट दिए इन्होंने। 7 सब्जेक्ट में छोड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब एक एक लाइन के अंदर है ना अथाह सागर कर दिया इन्होंने। जैसे सामान्य विज्ञान है ना, पूरी 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी ले दी है, बस सिर्फ 2 शब्दों के अंदर। इस तरीके से सिलेबस बनाया है यूपीएससी ने। अब सेकंड पेपर 2 सीसेट है। सीसेट के अंदर आता है लॉजिकल रीजनिंग है, अवधारणात्मक और योग्यता, अवधारणात्मक और योग्यता, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद में बोधगम्यता क्षमता, कंप्रहेंसिव, आधारभूत संख्यात्मक, बेसिक नंबर केस, ये है। तो ये जो 5 टॉपिक दिए ना, इस 5 टॉपिक में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ गई है। तो इसका जो है आप इसमें से लॉजिकल रीजनिंग जो कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। अवधारणात्मक योग छोड़ नहीं सकते, मतलब 5 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक क्या है, इसमें 33% ही लाने हैं आपको, सिर्फ पास होना है। इसमें आपको पूरा ऐसा नहीं कि इसमें मेरिट रहेगी, मेरिट नहीं छटेगी इसके बेस पर। मेरिट तो सिर्फ इसी जो है ना पहला पेपर हुआ, इसके जो प्रीलिम्स की मेरिट छटेगी वो इसके बेस पे छटेगी, इसके बेस पे नहीं छटेगी। इसमें सिर्फ आपको 33% लाने हैं। अगर आप 33% लेके आ गए, आपको क्या कहते हैं पास कर दिया जाएगा। और फिर आपका जो पहला पेपर था ये वाला जीएस वाला, ये चेक होगा। अगर आप सीसेट में फेल हो गए तो ये पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। ये पेपर तब चेक होगा जब आप सीसेट में 33% ला के पास हो चुके हो। और फिर इसके बेस पे पहला जो पेपर है इसके बेस पे ही प्रीलिम्स की मेरिट छटेगी। तब फिर आप अगर इसमें पास हो जाते हो, उसके बाद में आपका मतलब मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, तो उसके बाद में आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ये हो गया। अब क्या है यूपीएससी मार्गदर्शन प्रीलिम्स सिलेबस माइक्रो लिस्ट। माइक्रो लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी आपको सिलेबस कराया प्रीलिम्स का पीछे, उसके अंदर मोटे मोटे सब्जेक्ट के नाम दे रखे थे, मोटे मोटे टॉपिक्स दे रखे, तो मोटे मोटे दे रखे थे। सामाजिक भूगोल है, भौतिक भूगोल, तो मोटे मोटे दे रखे थे। अब यहाँ पे माइक्रो क्या कहते हैं माइक्रो लिस्ट पढ़ेंगे। माइक्रो लिस्ट का मतलब ये है कि अब तक है ना 10 साल के जो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। अब यूपीएससी के माइंड को तो हम नहीं पढ़ सकते ना, तो हम अगर माइक्रो लिस्ट देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उन्होंने मोटे मोटे नाम दे दिए, हम जानना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर के हैं 10 साल तक के, उनके हिसाब से मैं हर सब्जेक्ट के अंदर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं वो मैं इसमें लिख कर लेकर आई हूँ। और माइक्रो लिस्ट मैंने बनाई है। और कोई रास्ता ना तो मेरे पास है ना किसी और टीचर के पास है, क्योंकि वो यूपीएससी का माइंड है, यूपीएससी को ही पता है, वहां के कैंडिडेट्स को ही पता है, हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो विषयवार चार्ट, जीएस विषय, इतिहास, उपविषय यानी छोटे विषय इसके, फिर उसके बाद अब तक कौन सा क्वेश्चंस आए और कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो इतिहास के अंदर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और स्वतंत्रता संग्राम, तीनों इतिहास हैं। उसके बाद में 10 से 12 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं हर साल। पूरी जो है ना इतिहास है उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक है। और फिर आता भूगोल, भौतिक, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण, ये भूगोल, इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में एनसीईआरटी, जीसी, लेगोन्स और एटलस, ये आप पढ़ सकते हो। फिर है राज व्यवस्था, संविधान, मूल अधिकार, डीपीएसपी, संसद, संघीय ढांचा, नीति आयोग है। और ये 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, पीआईबी पढ़ सकते हो, पॉलिटी और एनसीईआरटी। आपको अगर यूपीएससी आपको क्लियर करनी है तो आपको करंट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बगैर करंट के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो न्यूज़पेपर है वो होगा द हिंदू पढ़ सकते हो, पीआईबी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो और बिजनेस लाइन पढ़ सकते हो।
है, ये 4 पढ़ सकते हो आप। और यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारी क्या कहते हैं फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ा रही हैं इनको। मतलब अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले आप अखबार पढ़ो, फिर उसमें से अपने काम-काम का मैटर निकालो कि हाँ, ये मेरे काम का है, मेरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये, मतलब मेरे तो मैं इस जो ये टॉपिक है, ये एडिटोरियल आया है, इसको मैं उस सब्जेक्ट में लगा सकता हूँ, मैं यहाँ ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तो आपको डबल टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है यूट्यूब के ऊपर या फिर कोचिंग के अंदर, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना-बनाया मसाला मिल जाएगा, सिर्फ़ आपको याद करना है और पढ़ना है उसको। तो आप बेटर है कि डबल टाइम लगाने की बजाय, क्योंकि उसके लिए अलग से अगर फैकल्टीज़ बनी हुई, तो वो काम करेंगी। आपका काम ये है कि आप वो जो फैकल्टीज़ कंटेंट दे रही हैं, वो पढ़ो, याद करो और एग्ज़ाम में लिख के आओ। तो आप अपना काम करो कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है। बाकी जो फैकल्टीज़ हैं, वो अपने आप अखबार पढ़ के और उसका कंटेंट निकाल के कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इसको यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए ये अगर आज ये एडिटोरियल आया, तो इसको आप कौन से सब्जेक्ट में जोड़ के और कौन से टॉपिक में जोड़ के आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो, वो फैकल्टीज़ का काम है, वो अपने आप करेंगे। आपको बना-बनाया मिल रहा है, तो आप बना-बनाया खाना मिल रहा है, आप सिर्फ़ खाओ, बना-बना कंटेंट मिल रहा है, आप सिर्फ़ उसे याद करो, एग्ज़ाम में लिख के आओ। क्योंकि मैं भी क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर अभी शुरू करने वाली हूँ, द हिंदू का ऑडिटोरियल पढ़ाने शुरू करूँगी। हाँ, तो उसमें भी मैं इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ाऊँगी कि ये ऑडिटोरियल जो आया है, ये इस सब्जेक्ट के अंदर आपका ये ऑडिटोरियल इस सब्जेक्ट में कनेक्ट हो रहा है, इसको आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हो, हैं। तो मैं खुद भी अपना एक क्या कहते हैं द हिंदू और पीआईबी पढ़ाना शुरू करूँगी अभी। तो आप चाहो तो आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको जिस टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप उस टीचर के साथ पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप पढ़ो बस, किसी भी टीचर से समझो, लेकिन आप समझो, पढ़ो और सिलेक्शन लो बस। देश का नाम रोशन करो, देश के लिए कुछ करो। हाँ, तो क्या था? इधर थे अपना अर्थव्यवस्था। मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा, बैंकिंग, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण योजना। आर्थिक स बजट जो है आपको पता है हर साल आता है, हैं? यूपीएससी के अंदर तो नेशनल बजट जो है वही एग्ज़ाम्स में आता है, स्टेट लेवल का नहीं आता है, और सर्वे भी आपको पता है हर साल आता है। तो ये 2 तो आपको इकोनॉमी में तो बजट और सर्वे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास। उसमें से 10 से 12 से 15 क्वेश्चन्स आते हैं। आपको संकर आईएएस पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। विज्ञान तथा तकनीकी, बेसिक, भौतिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसरो, डीआरडीओ, टेक, ये आपको पढ़ना है। ऐसे 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर और पीआईबी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, रिपोर्ट्स और योजनाएं, ये पढ़नी है। जो घटनाएं घट रही होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और जो रिपोर्ट्स आती हैं नई है, वो पढ़नी है। उसके बाद में योजना जो मैगजीन आती है, वो पढ़नी है इसके अंदर। लेकिन योजना, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर आप अखबार पढ़ लोगे ना, मतलब ये जो पीआईबी है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स इंडिया, ये सारे हैं ना, ये सारे अगर आप पढ़ लोगे, उसमें सब योजना वगैरह सब कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो 20 से 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और न्यूज़पेपर, विजुअल और पीआईबी, ये देखो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अभी, हैं। फिर है सेकंड प्रीलिम सिलेबस माइक्रो लिस्ट, यूपीएससी मार्गदर्शन, सीसेट का है। तो सीसेट वो हमने अपने जो जीएस का था, ये वाला जीएस का किया है, जो पहला पेपर है उसका आपने माइक्रो एनालिसिस किया है, और अब ये करेंगे माइक्रो एनालिसिस किसका? सीसेट का है। तो ये केवल क्वालिफाइंग, आपको बता चुकी हूँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो पहले आता है कंप्रहेंसिव यानी बोधगम्यता, पैराग्राफ आधारित प्रश्न आते हैं, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है ये है। लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, एज्यूम्पशन एंड कहते हैं सिलोजिज्म, 10 से 12 साइलोजिज्म, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जो मध्यम साइज के होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर ग्राफ, टेबल, चार्ट और कैशलेस डीआई वगैरह, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो करने आवश्यक है। मैथमेटिक्स, इसमें रेशियो, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, एवरेज, मिक्सचर, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट्स बेस्ड डिसीजंस क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मध्यम साइज के। डिसीजन मेकिंग हालांकि कम पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकल केस बेस्ड, मतलब सरल आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, केस बेस्ड आते हैं। 0 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और महत्वपूर्ण है भी और नहीं भी, ये मान लो बेसिक्स आता है। उसमें आपको सिर्फ 33% लाने हैं। अगर आप इसका आधा सिलेबस भी अच्छे से फोकस्ड करके पढ़ लोगे कि जो आपको आया है उसमें से कुछ नहीं छूटेगा, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा? सीसेट। फिर आते हैं मेंस जीएस पेपर। अब मेंस के अंदर मैंने आपको बताया था ना 9 पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ सिलेबस दे रखा है 4 पेपर्स का, हम पढ़ेंगे 4 पेपर के। हाँ, जीएस वाले पेपर हैं। तो जीएस पेपर फर्स्ट इंडियन हेरिटेज पढ़ते हैं, इसमें हिस्ट्री और सोसाइटी और फिर ज्योग्राफी। तो इसके अंदर कला एवं संस्कृति, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास है। कला और संस्कृति इंडिया की, आधुनिक इतिहास है और विश्व का इतिहास। समाज शास्त्र के अंदर हम पढ़ेंगे जाति, लिंग,
महिला मुद्दे, वैश्वीकरण के प्रभाव। फिर भूगोल में पढ़ेंगे भौतिकी, आर्थिकी, मानव मानचित्र आधारित विश्लेषण। मतलब मानचित्र तो भूगोल को मैं आपको भूगोल की क्लास में भी बोलती हूँ कि एटलस के बिना आप भूगोल नहीं पढ़ सकते हो। फिर है जीएस का पेपर सेकंड, इसके अंदर आता है पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर। ये तीन जो सब यूनिट्स हैं, कौन सी, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर, इसके पेपर होते हैं। संविधान, मूल विशेषताएं, संशोधन और अनुच्छेद। संसद, न्यायपालिका और संघीय ढांचा। नीति आयोग, एनजीओ एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं। भारत की विदेश नीति, प्रमुख द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध। उसके बाद में है पेपर नंबर 3 है इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और टैक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, बजट, मुद्रास्फीति और रोजगार। फिर पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, मैंने आपको भी आपदा प्रबंधन का एग्जांपल दिया था ना, बाढ़ का, जो भी आ रखा है। सुरक्षा मुद्दे, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सलवाद आदि। विज्ञान व टेक्नोलॉजी, स्पेस, एआई और बायोटेक। उसके बाद में आता है जीएस पेपर 4 इथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसके अंदर इथिक्स के अंदर केस स्टडी भी आती है। जो इथिक्स की आपकी बुक होगी, बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी है, तो उसके अंदर लास्ट में दी हुई होती है इथिक्स के केस स्टडी है। नैतिकता की अवधारणाएं, नीति शास्त्र के विचारक। फिर प्रशासन में नैतिकता, आरटीआई कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद में हम देखेंगे अभी माइक्रो एनालिसिस करेंगे इसका टॉपिक वाइज चार्ट में। हाँ, तो भारतीय कला और संस्कृति के अंदर कौन सा स्थापत्य क्लास है, इसमें मंदिर स्थापत्य के प्रकार और विकास। जो अभी तक पीवाईक्यू आए हैं ना, उसकी बेस पे मैंने ये तैयार किया है, 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो निकाल के हम। तो फिर संगीत और नृत्य के अंदर आए हुए हैं भारतीय नृत्य शैलियों की विशेषताएं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। लोक कला, चित्रकला, मधुबनी चित्रकला का महत्व आया हुआ है। साहित्य परंपरा, संगीत साहित्य और चित्रकला का संबंध। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसमें भक्ति आंदोलन से सामाजिक बदलाव कैसे लाया, ये आया हुआ है। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर उप विषय, यानी ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर इसके अंदर मेजर पॉइंट्स ये हैं और उसके आए हुए जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर में वो ये हैं। तो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति 1857 विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के नरमपंथी व उग्रपंथी विभाजन। फिर गांधी युग, असहयोग, नमक सत्याग्रह का तुलनात्मक विश्लेषण। सामाजिक सुरक्षा आंदोलन, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले और अन्य भूमिकाएं। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों की विचारधारा, प्रेरणा। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इन उप टॉपिक्स में से, सब पॉइंट में से। फिर है तीसरा भारतीय समाज, उप विषय जाति व्यवस्था और असमानता। इसके अंदर आया भारत में जातिगत व्यवस्था और सामाजिक चुनौतियां। फिर है महिला मुद्दे, महिला मुद्दों में स्त्री सशक्तिकरण बनाम स्वावलंबन की बहस। जनसांख्यिकी और जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी लाभांश और सामाजिक परिणाम। वैश्वीकरण और समाज, वैश्वीकरण के भारतीय परिवर्तन ढांचे पर प्रभाव। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये आए हुए हैं इन टॉपिकों में से। जो ये सब पॉइंट है इनमें से ये क्वेश्चंस उठा के अब तक आ चुके हैं। क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। यूनिट 4 भूगोल, उपविषय भारत की भौतिक विशेषताएं, हिमालय की उत्पत्ति और परिस्थितिकी, ये आ चुका है। जलवायु, जलवायु जो टॉपिक है उसके अंदर भारत के मानसूनी प्रणाली और कारक और प्रभाव। मृदा कृषि और सिंचाई के अंदर मृदा अपरदन और सुधार, ये आया हुआ है। नदी प्रणाली में नदी जोड़ो परियोजनाओं, लाभ और दुष्परिणाम आया हुआ है। खनिज संसाधन, भारत में थीलियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों की स्थिति, ये आया हुआ है। फिर है जेएस पेपर 2 विस्तृत माइक्रो टॉपिक्स चार्ट, संवैधानिक निकाय एवं शासन व्यवस्था। संवैधानिक जो निकाय है वो और शासन व्यवस्था, ये इसका यूनिट है, सेकंड यूनिट है। उसके अंदर उप विषय संसद और विधायी प्रक्रिया, संसद की प्रभावशीलता में गिरावट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सीजीआई की नियुक्ति और कार्यपालिका का दखल है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। संघवाद, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य और संघर्ष, ये क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है। फिर नेक्स्ट शासन प्रणाली, शासन प्रणाली में उप विषय पीवाईक्यू। ई गवर्नेंस के अंदर डिजिटल इंडिया में पारदर्शिता कैसे बढ़ी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरटीआई और पारदर्शिता, इस सब पॉइंट में आरटीआई कानूनों में संशोधन का प्रभाव क्या है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। सिविल सेवा सुधार, सिविल सेवाओं में उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित करें, ये पूछा है। एनजीओ और एसएचजी की भूमिका, एनजीओ को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है सामाजिक न्याय, इसके उप विषय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति में एनईपी 2020 समावेशिता और गुणवत्ता, ये क्वेश्चन पूछा है। स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर कोऑपरेटिव फेडरेशन इन हेल्थ, ये क्वेश्चन पूछा है। महिला सशक्तिकरण, इसमें महिला आरक्षण विधेयक की सार्थकता, ये क्वेश्चन पूछा है। सामाजिक पिछड़े वर्ग आरक्षण की न्याय संगतता, ये क्वेश्चन पूछा है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर के अंदर जो सब पॉइंट है वो भारत अमेरिका संबंध, भारत चीन संबंध, दक्षिणी एशिया की विदेश नीति और क्वाड इंडो पैसिफिक। इसमें पहले भारत अमेरिका संबंध में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता, ये पूछा है। भारत चीन संबंध, एलएसी पर तनाव व भू राजनीतिक प्रभाव, दक्षिणी एशिया की विदेश नीति, सार्क्स की प्रासंगिकता, क्वाड इंडो पैसिफिक, क्वाड भारत की लुक इस नीति विस्तार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आता है जीएस पेपर 3 विस्तृत माइक्रो टॉपिक चार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका एक ही यूनिट है। मतलब एक पेपर के अंदर 2-3 सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं। हाँ,
तो हम उनको बोलते हैं यूनिट। जैसे ये एक पेपर है, पेपर फर्स्ट, इसके अंदर कितनी यूनिट है, तो इसमें पहली यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो एक एक पेपर के अंदर 2-3 सब्जेक्ट कवर किए हैं। फिर है इसके भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर उपविषय विकास के मॉडल, इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ बनाम जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ, ये क्वेश्चन आया। मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि के कारण और नियंत्रण के उपाय, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन आया। बेरोजगारी में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन साइक्लिकल, यह राजकोषीय नीति, इसमें राजकोषीय घाटा नीतिगत सुविधा, क्षेत्रीय बैंकिंग क्षेत्र, इसमें एनपीए संकट और सुधार प्रयास। यह उसके बाद में सेकंड है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंदर उप विषय क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमपीएस एपीएमसी सुधार, भूमि सुधार, कृषि तकनीकी और जैविक और आर्थिक कृषि। इसके अंदर क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या एमएसपी दीर्घकालिक समाधान है, ये क्वेश्चन आया है। फिर एपीएमसी सुधार के अंदर एपीएमसी एक्ट की सीमाएं और संभावनाएं पूछा है। भूमि सुधार के अंदर कृषि में उत्पादकता हेतु भूमि सुधार पूछा हुआ है। कृषि तकनीकी में एग्रीटेक का किसानों पर प्रभाव, ये पूछा। जैविक और प्रारंभिक कृषि के अंदर भर्तियां, पारंपरिक कृषि की प्रासंगिकता, ये पूछा है। फिर है पर्यावरण और परिस्थितिकी, इसके उप विषय है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, वनों की कटाई का संरक्षण और प्रदूषण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इसमें पूछा हुआ इंडियन जलवायु परिवर्तन में पूछा है इंडिया रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी है। फिर जैव विविधता के संरक्षण में पूछा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट और स्थानीय समुदाय। फिर वनों की कटाई व संरक्षण में पूछा है वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा। प्रदूषण और स्वास्थ्य, शहरी प्रदूषण की बहुआयामी चुनौती, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, EIA में पारदर्शिता और भागीदारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप विषय और PYQ है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धि, AI, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम तकनीकी और साइबर सुरक्षा। गवर्नेंस में AI का उपयोग और खतरे, इसरो की तकनीकी उपलब्धियां, बायोटेक क्षेत्र में भारत की प्रगति, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य की कुंजी, भारत में साइबर थ्रेट्स की स्थिति, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आपदा प्रबंधन आता है। इसके उप विषय भूकंप और भूसंकलन, चक्रवात, महामारी प्रबंधन, NDMA और SDMA की भूमिका। तो PYQ थीम के अंदर है अर्बन, पहला भूसंकलन, और भूकंप के अंदर है अर्बन प्लानिंग इन भूकंप जोखिम। फिर है चक्रवात, अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपयोगिता। महामारी प्रबंधन, कोविड ने आपदा प्रबंधन को कैसे बदला। NDMA SDMA की भूमिका में NDMA की संरचना और चुनौतियां। आंतरिक सुरक्षा उप विषय PYQ थीम, साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कैसे करें, यह आया है साइबर सुरक्षा में। फिर आतंकवाद उग्रवाद में टेररिज्म के प्रति भारत की नीति। फिर है नक्सलवाद, LWE को नियंत्रित करने की रणनीति। फिर है सीमा सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट की चुनौती। फिर है संचार नेटवर्क, क्रिटिकल इंफ्रा की सुरक्षा में DRDO की भूमिका। ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर है GS पेपर 4 विस्तृत माइक्रो टॉपिक चार्ट, नैतिकता और मानव अंतरात्मा है। उप विषय क्या है, नैतिकता का सार, नैतिकता और कानून में अंतर, यह आया है। नैतिक दुविधा, आपकी अंतरात्मा और संवैधानिक कर्तव्य में टकराव हो तो आप क्या करोगे। हम नैतिक सिद्धांत है, नैतिकता का कार्य आधारित विश्लेषण, नैतिक विचारक और उनके सिद्धांत, विचारक स्कूल PYQ कनेक्शन एग्जांपल्स हैं। गांधी जी, सत्य और अहिंसा का प्रशासनिक उपयोग, ये क्वेश्चन आया है। अरस्तु और प्लेटो के ऊपर प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, यह आया है। और कांट के अनुसार कर्तव्य पर आधारित नैतिकता, यह आया है। मील और बेंथम के अनुसार परिणामवाद का आया हुआ है, परिणामवाद जो इस पे क्वेश्चन आया। और कन्फ्यूशियस के अनुसार एशियाई सोच में नैतिकता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सिविल सेवा में नैतिकता, मतलब सिविल सेवा में नैतिकता को हम इथिक्स, हर एक जो भी सर्विसेज होती है ना, सबके अपने अपने इथिक्स होते हैं। हाँ, मतलब उस इथिक्स को क्रॉस करके कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता है, उनकी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग। और रूल और रेगुलेशंस होते हैं, एक्ट होते हैं, कानून और लॉ के अकॉर्डिंग, वो अलग है, इथिक्स अलग वो चीज होती है। उसमें उप विषय सिविल सेवा मूल्य, निष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही का मूल्यांकन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट, इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स बनाम कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, इसके अंदर RTI के संदर्भ में पारदर्शिता की भूमिका, ये क्वेश्चन आया है। फिर है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण और निराकरण, ये भ्रष्टाचार वाला जो टॉपिक उसमें ये आया, भ्रष्टाचार के कारण और निवारण से। फिर है प्रेरणा, कार्य और संस्कृति और सार्वजनिक जीवन, प्रेरणा, कार्य, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन है। उप विषय कार्य नैतिकता के अंदर आया है काम के प्रति दृष्टिकोण और प्रेरणा, मतलब काम को अब पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे रखें और हम कैसे प्रेरित रहे कि हम हमेशा एक जैसा ही काम करें, उतने ही मोटिवेटेड होकर काम करें। कभी कभी दिन ऐसा होता है कि हम खूब मोटिवेट होकर काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है डिमोटिवेट रहते हैं। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है कि कार्य, प्रेरणा, कार्य, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन और कार्य की जो संस्कृति है, कार्य करने का जो तरीका, और हम प्रेरित कैसे रहे अंदर से हमेशा के लिए। उसके अंदर लोक सेवा प्रेरणा, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन की व्याख्या, ये व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EI की प्रशासनिक महत्व क्या है, ये
बताइए, नेतृत्व शैली, ट्रांसफॉर्मेशन, लीडरशिप, ये क्वेश्चन इसके अंदर आया। फिर है केस स्टडी सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया ना इथिक्स के अंदर केस स्टडी होती है। आप अगर कोई बुक खरीदोगे ना पढ़ने के लिए, या फिर नोट्स भी अगर आपको कोचिंग में कराए जाएंगे, तो उसके लास्ट के अंदर इथिक्स के अंदर क्या कहते हैं, केस स्टडी दी हुई होती है। आपको बताया जाता है कि अगर इस तरीके की कंडीशन हो गई तो आप क्या करोगे, आप क्या डिसीजन लोगे, ये चीज है। फिर प्रकार, प्रशासनिक सुविधा, इसके अंदर पीवाई के डीएम के रूप में यदि आपके सामने निष्कासन का आदेश हो तो आप क्या करोगे। व्यक्तिगत नैतिकता, अगर व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो प्रशासनिक दुविधा के लिए पूछा गया, यहाँ व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर अगर आपसे कोई कंडीशन डाली जाए तो आप क्या करोगे। आपके वरिष्ठ द्वारा भ्रष्ट आदेश दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे हैं। सार्वजनिक हित बनाम निजी हित, सार्वजनिक भलाई में निजी त्याग की आवश्यकता है, तो आप क्या निजी हित की तरफ देखोगे या सार्वजनिक हित की तरफ देखोगे। नैतिक दुविधा प्लस समाधान, किसी नीति को लागू करने में नैतिक समस्या आए तो आप क्या करोगे। तो ये था सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, और मेंस के जो 4 सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस हो गया। और ऐसे का ऐसा है, ऐसे के अंदर जो आपके ये जीएस वाले पेपर है ना, इन जीएस वाले पेपरों में से ही कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के आपको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसे वाले में इतना घबराने की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या आएगा नहीं। जो आपने जीएस के 4 पेपर अच्छे से तैयार किए हैं ना, अगर आपके जीएस के 4 पेपर अच्छे से हैं तो जीएस उसी में क्या कहते हैं, ऐसे जो है वो उसी में आप आराम से लिख के आ जाओगे हैं। और जो ये है इंग्लिश जो है उसमें ग्रामर होती है, बस ग्रामर होती है, ज्यादा वो नहीं होती है कि पता नहीं कहाँ से क्या आएगा। 10th क्लास या 10th क्लास तक की ग्रामर आपकी क्लियर है ना, तो आप इंग्लिश आराम से कर सकते हो। सेम हिंदी का है, हिंदी ग्रामर भी 10th क्लास तक की ग्रामर आपकी क्लियर है तो आप आराम से करके आ जाओगे उसके अंदर। तो फिर बचता ऑप्शनल, ऑप्शनल का सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी है। तो आज का जो है ये यहीं पे खत्म करती हूँ, आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट कल की क्लास लेके आऊंगी कल। ओके, थैंक यू।